in Skype. Yes, any problem? Yeah, no problem. Just I started the recording so that your talk will be available in future. Okay. Sure, sure, sure. तो इसका मतलब ये है कि कानून जो है वो आसमान में उड़ती हुई अति विस्तार सर्व विस्तृत वस्तु नहीं है. लॉ इज नॉट ए brooding omnipresence in the sky. तो लॉ को हम जिस तरीके से देखते हैं, एक्चुअली लॉ का जमीन के साथ संबंध, किताबों में लॉ और हमारी जिंदगी में लॉ, हमारे समाज में लॉ, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए. अगर गैप है तो वो इतना जो हम कानून बनाते हैं, आज हमारे सामने 20,000 कानून हमारी कंट्री के हैं, मेन कानून, और अगर इनको प्रिंसिपल कानून ओनली देखे जाए तो करीब 4,000 हैं, बाकी सब अमेंडमेंट्स हैं. अब इतने सारे कानून और उनका असर, अगर उसको असर में देखा जाए तो असर बहुत कम. तो इसका अर्थ है कि कानून का जमीन से संबंध नहीं है. हमारे देश में 20,000 कानून केवल किताबों में रह जाएं अगर कानूनी सहायता जैसी कोई योजना नहीं होती. अब ये लीगल एड जो है ये इसको जमीन पे लाने का एक साधन है. इस कानून को जो हवा में है उसको जमीन पे लाने का एक साधन है. एक्चुअली जितनी भी ये कानून केवल किताबों में रहे, अगर कानूनी सहायता जैसी कोई योजना नहीं हो, गरीब अनपढ़ जिनके लाभ के लिए कानून बनाए गए हैं उनको यह भी मालूम नहीं है कि ऐसे भी कोई कानून है. देखिए, अगर आप बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी अगर आप कहते हैं लीगल एड भी है, लीगल एड का हम 50 जगह गए और हमसे पूछा भी तुमको कुछ कानूनी सहायता के बारे में मालूम है, तो कहते ये क्या होता है. जो बिल्कुल गरीब अनपढ़ लोग हैं उनसे पूछा भी कानूनी सहायता के बारे में कुछ सुना है आपने कभी, वो कहते हैं ये क्या होता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं. तो आज जो है कानून जो है केवल किताबों में रह गया है, किताबों में है, और जिंदगी, लोगों की जिंदगी को जिस पैरालीगल वॉलंटियर की योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है. नाउ मैंने जो महसूस किया कि जब तक ये पैरालीगल वॉलंटियर नहीं थे तब तक तो बहुत बड़ा गैप हम महसूस करते थे. हम 20-30 साल से इस कार्य में जुड़े हुए हैं, लेकिन पैरालीगल वॉलंटियर PLV, पैरालीगल वॉलंटियर जो है इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं. हम गरीब बस्ती में कानून सहायक केंद्र एक छोटे से कमरे में चला सकते हैं. हमने ऐसा किया है कि छोटे जो बस्तियां हैं वहां पर किसी से मांगकर एक छोटा सा कमरा लिया और उसमें हमने पैरालीगल वर्कर्स को बैठाया. तो पैरालीगल वर्कर्स सारे दिन ड्यूटी देते थे और योजना भी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उनको रोज के 200 रुपए दिए जाते थे. तो वो 200 रुपए लेते थे और पूरे दिन उस कमरे में बैठे रहते थे. उन पर एक बोर्ड लगाया जाता था उस पर और गरीबों को उससे जोड़ा जा सकता था. तो उदाहरण के लिए मुफ्त जो सुविधाएं हैं, जो मुफ्त या सस्ता अनाज योजना है, तो वो लोगों को मालूम ही नहीं है. मुफ्त या सस्ता अनाज योजना है, कुछ लोग उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो असली गरीब है, जो आपको रोड पे सोने वाला आदमी है, फकीर है, या जो असली गरीब है, मजदूर है, अनपढ़ मजदूर है, उसको उसका मालूम भी नहीं है कि हमको मुफ्त या सस्ता अनाज लेने का अधिकार है. सस्ता मकान भी उनको मिल सकता है,
ऐसी भी योजनाएं हैं जिसमें उनको सस्ता मकान मिल सकता है, उस योजना का भी उनको ज्ञान नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना भी अनपढ़ गरीब दोनों, जो अनपढ़ भी है और गरीब भी है, उस तक नहीं पहुंची। न्यूनतम वेतन योजना है, अब न्यूनतम वेतन जो है, अब काम कर रहे हैं फैक्ट्री में या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको कुछ वेतन मिल रहा है, उनको मालूम नहीं कि उनको कम से कम इतना वेतन दिया जाना चाहिए। न्यूनतम वेतन जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसकी भी उनको नहीं दी जाती। उनको आरटीई के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। अच्छे स्कूलों में भी उनको 25% सीट उनके लिए रिजर्व रखने का हक है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम। तो इस चेतना को बढ़ाने के लिए जो आज हम ये देखते हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि आज बीपीएल कार्ड उनके पास है जो गरीब नहीं है, जो वास्तविक में गरीब है उनके पास बीपीएल कार्ड है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं बीपीएल कार्ड चीज भी कोई होती है। तो ये जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और बीपीएल राशन कार्ड आदि योजनाओं का लाभ लेने से में उनकी मदद की जा सकती है और उनको प्रेरित किया जा सकता है कि वो भी इन योजनाओं का लाभ लें। आरटीआई का प्रयोग कर अपंगों से संबंधित योजनाओं का लाभ उनको दिलवाया जा सकता है। अब जो अपंग लोग हैं उनमें से जो गरीब बिल्कुल अनपढ़ हैं, बहुत सारी योजनाएं समाज कल्याण विभाग की तरफ से हैं। हम लोग समाज कल्याण विभाग भी गए, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया, उन्होंने बताया कि हमारे पास इतनी योजनाएं हैं, पैसा है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। यानी लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसी भी कोई योजना है। तो आरटीआई का प्रयोग कर अपंग से संबंधित योजनाओं का लाभ उनको दिलवाया जा सकता है। आरटीआई का प्रयोग करके कि भाई कितनों को मिला, आप इतने अपंग हैं उनमें से कितनों को मिला, ये बताओ आप। गरीब आवास योजनाओं के क्रियान्वयन का ज्ञान भी उनको जानकारी मांगी जा सकती है। आरटीआई का प्रयोग करके क्या आज तक आपने कितने गरीब लोगों को मकान दिए, ये बताइए। हर चीज को आरटीआई के माध्यम से उसको लाया जा सकता है। इसके अलावा आरटीई जो है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षण अधिकार, वो कितने बच्चों को दिया गया, ये भी हम पूछ सकते हैं। भाई कितने बच्चों को आपने एडमिशन दिया इस योजना के अंदर? वैक्सीनेशन कितने बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चों का किया गया? अब ये वैक्सीनेशन बिल्कुल बेसिक, पूरी जिंदगी को प्रभावित करने वाली योजना है। वो बच्चों तक वैक्सीनेशन, गरीब बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता, अक्सर ऐसा बन जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप आरटीआई करके पूछ सकते हैं कि कितने बीपीएल बच्चों को आपने वैक्सीनेशन दिया, कितने गरीब घरों को एक बल्ब से प्रकाशित किया गया है। ये उज्ज्वला योजना, या एक बल्ब लगाया जाएगा हर एक गरीब के घर में, कितने गरीब घरों में वास्तव में ये बल्ब लगाया गया है, कितने घरों में उज्ज्वला का चूल्हा जला। विद्यार्थियों में विद्यार्थी काल से संवेदना का विकास करना चाहिए। यानी जब वो एलएलबी में आता है, 16, 17, 18 साल का होता है, उसी समय उसके अंदर वो संवेदना डाली जानी चाहिए कि भाई वो केवल एक वकील बनने में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने के लिए भी वकील बन रहा है। विद्यार्थियों को आरटीआई के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा किसी अन्याय या अवहेलना किए जाने पर तुरंत आरटीआई करना चाहिए। अब आरटीआई करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनको ट्रेन नहीं किया जाता। बहुत ज्यादातर बच्चों को आता ही नहीं है कि आरटीआई में इंफॉर्मेशन कैसे मांगी जाए। ये हर एक से कराया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल कराया जाना चाहिए कि भाई तुम ये मांगो, तुम ये मांगो, तुम ये मांगो, ये डिमांड करो, ये इंफॉर्मेशन मांगो। और आरटीआई करने की उनको प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए। आरटीआई करने में उनसे झिझक नहीं रहनी चाहिए, झिझक नहीं करनी चाहिए। इंग्लैंड में निर्वाचन के लिए पक्षों में इलेक्शन फंड में से पैसा दिया जाता है। वहां पर एक इलेक्शन फंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, और उससे जो है
डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को। तो यहाँ भी जिस तरीके से पैसे का दुरुपयोग इलेक्शंस के दिनों में हो रहा है, जिसकी वजह से सारी व्यवस्था बिगड़ रही है, उस व्यवस्था को राजनीतिक दल हमारे को फंड्स देकर और उस व्यवस्था में कुछ ना कुछ सुधार किया जाना चाहिए। उनको आरटीआई से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इनको जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको, क्योंकि राजनीतिक दल हमारे सरकारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है वो तो, इसलिए उनको भी आरटीआई के तहत लाया जाना चाहिए। जनता को जानने का हक होना चाहिए कि उनका पैसा कहां से आया, इनका पॉलिटिकल पार्टीज का, और कैसे खर्च हुआ। कन्याओं को एकजुट होकर पीड़ित कन्याओं को कानूनी सहायता देनी चाहिए। जहां पर कन्याओं को के साथ छेड़छाड़ की जाती है, वहां पे कन्याओं को एकत्रित होकर अपने ग्रुप बनाने चाहिए और उनको सहायता दी जानी चाहिए। अगर वो वास्तव में पुलिस पर जाती हैं तो जो भी छेड़छाड़ करने वाले हैं वो भूल जाएंगे कि छेड़छाड़ कैसे की जाती है, तो वो हिम्मत नहीं करती ऐसा करने की। अगर वो कानूनी सहायता प्राप्त करके और पुलिस में जाएं तो ऐसे जो अपराध हो रहे हैं उनमें काफी रोक टोक लग सकती है। सरकार से पूछा जाना चाहिए कि कितने प्रतिशत बीपीएल को मुफ्त या सस्ता अनाज वास्तव में मिला, कितने प्रतिशत स्कूलों में दाखिले मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिली। मजदूर यूनियनों में कानून जानने वाले कुछ लोगों को का प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए जो प्रबंधन से कानून के आधार पर दलील कर सके। यानी कि जो ट्रेड यूनियन वालों में उसमें से कुछ ही हैं जो कानून को अच्छी तरह समझते हैं। उनमें जो कानून को जानते हैं उनका एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिए और कानून के आधार पर दलील जो है मैनेजमेंट के साथ, प्रबंधन के साथ की जानी चाहिए। गरीब और अनपढ़ लोगों को आरटीआई करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पैरालीगल वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। ये बहुत उपयोगी योजना मुझे लगी पैरालीगल की, और हमने भी हजारों लोगों को ट्रेन किया इसमें। ये ट्रेनिंग जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी जानी चाहिए। ये गैप जो है कानून और गरीब जनता के बीच का जो गैप है इसको दूर करने में पैरालीगल वॉलंटियर्स बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और उसके लिए जो धन का प्रावधान है वो भी बढ़ाया जाना। जेलों में कानूनी सहायता केंद्र खासकर बेल के लिए बनाए जाने चाहिए। सरकारों की असंवेदना निंदनीय है। जिनको अन्याय सहन करना पड़ता है उन्हीं को चुभन का एहसास होता है। डॉक्टरों की तरह वकीलों पर भी समाज सेवा करने का अवसर है। क्लिनिकल लीगल एजुकेशन में विद्यार्थियों को कैंपस से बाहर ले जाकर ये चेक करना चाहिए कि जो फैक्ट्रियों में और कंस्ट्रक्शन में मजदूर लोग हैं, मजदूर महिलाएं हैं, उनका समय पर पूर्ण वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है। इस मामले को बड़ी होशियारी से डील करना चाहिए, क्योंकि तुम अगर कोई महिला कहेगी जी मेरे को वेतन नहीं देता तो वो उसको निकाल देगा। ना निकाले, पता करो कि भाई क्या मिल रहा है और फिर उनसे सीधे प्रबंधन से बात करो। तो बड़ी होशियारी से इस मामले में पढ़े लिखे विद्यार्थी डील कर सकते हैं। फेरियों के लिए हॉकिंग जोन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब मैं ये जानता हूँ कि ये सब कहना आसान है और करना मुश्किल। बहुत संवेदना और चतुराई से कार्य में सफलता संभव है। अधिकारी वर्ग की संवेदनहीनता से विद्यार्थियों की ऊर्जा ही टकरा सकती है। विद्यार्थियों को शुरू से ही ट्रेन करना होगा और आरटीआई का प्रयोग में निष्णात बनाना होगा। आरटीआई का फॉर्म भरना कोई कठिन कार्य नहीं है, इसलिए किशोर अवस्था में बच्चों को संवेदनशील बनाते हुए उनको आरटीआई फॉर्म भरने और सबमिट करने की आदत डालनी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में सचेत विद्यार्थी अपना अमूल्य अंशदान दे सकते हैं। मनी लेंडर्स के अत्याचारों से भी आज जागृत विद्यार्थी पीड़ितों को बचा सकते हैं। बॉम्बे प्रोहिबिशन ऑफ बेगरी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में
पैरालीगल वर्कर्स हेल्प कर सकते हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को लागू करने में छात्र एक ब्रिगेड बना सकते हैं। आरटीआई के महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें दिए गए जवाब से सरकार कोर्ट में बाध्य हो जाती है और विद्यार्थियों को सचेत रहना सरकार को जागरूक करने में मदद कर सकता है। एक ग्रुप बनाने से विद्यार्थी रिक्शा वालों और फेरियाओं को के साथ पुलिस द्वारा की जाने वाली मारपीट को रोक सकते हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स दूसरे विषयों के विद्यार्थियों के जिनके बड़े पैमाने पर कॉलेज में ट्रेनिंग दी गई है, दूसरे विषय के विद्यार्थियों को, लॉ वालों को नहीं, वो पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स को गांव में भी हो सकते हैं और ग्रामीण मजदूरों को साथ होने के वाले अन्याय को वो रोकने में मदद कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के साथ होने वाले अन्याय को भी आरटीआई के द्वारा उजागर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों में पैरालीगल वॉलंटियर ग्रुप बना के कार्रवाई कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन को हैरान परेशान करने के मामलों में भी पैरालीगल वॉलंटियर्स एक ग्रुप बना के विद्यार्थियों को सहायता कर सकते हैं। एक आदिवासी एक जो मदद कर सकते हैं। लीगल एड का जो आइडिया है, शायद वो सबसे पहले गुजरात के महुआ में जब जस्टिस भगवती डिस्ट्रिक्ट जज थे तब लागू हुआ था। दिल्ली लॉ फैकल्टी के विद्यार्थी जब एक विजिट करने गए जेल के, तो वहां उनकी मुलाकात एक कम पढ़े लिखे साउथ इंडियन से हुई। What? Close? Should I wind up? नो नहीं, आप अपना जारी रखें। हमें लगता है कि कहीं से नॉइज आ जाता है, लोग तो yes. जो एक साउथ इंडियन आदमी उनको मिला, बच्चों को जेल में गए, जो कि हिंदी भी नहीं जानता था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, उससे बहुत टूटी फूटी हिंदी में बताया कि वह रेलवे कर्मचारी था और अपने प्रमोशन के संबंधित मामले में बात करने के लिए वो दिल्ली आया था। वह शाम को सुपरमार्केट में घूम रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। भाषा ना जानने के कारण उसे कोई मदद नहीं कर रहा था और विद्यार्थियों ने उसको बेल पर छोड़ा। तो विद्यार्थी जो है बहुत मैटर्स में जो है काम आ सकते हैं। ऐसे ही ये जो एक बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है कि एक आदिवासी गोगियो हो 30 वर्ष से बिहार जेल में बंद था। उसका कोई गोगियो हो उसका भाई था, छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा था। उनको पता नहीं था कि वो जेल में क्यों बंद किए गए हैं। वे दोनों अनपढ़ और गरीब थे। गोगियो हो के भाई ने गोगियो हो ने एक सामाजिक वर्ग कार्यकर्ता से ये बात बताई। सामाजिक कार्यकर्ता ने यह बात सीधे एक पोस्ट कार्ड में लिखकर उस समय के चीफ जस्टिस भगवती को भेज दी। जस्टिस भगवती ने पोस्ट कार्ड को एक रिट पिटीशन का दर्जा देने का निर्णय किया और जेल सुपरिटेंडेंट को तुरंत गोगियो हो को रिलीज करने का आदेश दिया। उनका कहना था चाहे उसने कितना भी बड़ा अपराध किया हो, अब तक तो उसकी सजा पूरी हो गई होगी। 30 साल तो सब इतनी बड़ी सजा है, तो इसलिए उसको गोगियो हो को जो है एकदम रिहा कर दिया गया। वह सीधा गोगियो हो जो था वो सीधा अपने घर गया। उसको बताया गया कि उसकी पत्नी पागल हो गई थी और कहीं चली गई। उसका एक बेटा भी था जिसके विषय में उसे बताया गया कि वह मर गया। इस प्रकार क्लिनिकल लीगल एजुकेशन और आरटीआई का इतिहास वेदनापूर्ण कथाओं से भरा हुआ। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर इंद्राणी जी। और बहुत सारे टॉपिक्स को आपने कंबाइन करते हुए
क्लिनिकल लीगल एजुकेशन के साथ में आरटीआई का प्रयोग कहाँ कहाँ बेहतर ढंग से किया जा सकता है, लगभग आपने वो सारी चीजें यहाँ पर चर्चा कर ली। और शायद वो भी आपने चर्चा कर ली जो आज बहुत बड़ा डिबेट का भी विषय बना हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज में, राजनीतिक दलों में आरटीआई कानून लगे कि ना लगे, उसका भी आपने समाधान दे दिया और लगनी चाहिए और हम सब यही चाहते हैं। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसे बेहतर काम करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आपने जस्टिस भगवती जी का भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जिन्होंने वो तिहाड़ जेल में बंद 30 वर्ष से उन महोदय की जो एक याचिका थी जो पोस्ट कार्ड में लिख करके भेजी और कैसे पीआईएल का रूप दिया। तो उम्मीद करिए कि जस्टिस भगवती जैसे जज भी अब आए और हमारे सिस्टम में और इस तरह से व्यवस्था कर पाएँ और ये व्यवस्थाएं, कानूनी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से काम करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम के अगले चरण में चलते हैं और सीधे हम माननीय श्री शैलेश गांधी सर को इनवाइट करते हैं, हमारे केंद्रीय सूचना आयुक्त, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, और वो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। और चूंकि वो केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं, अपने 4.5 साल के करियर में उन्होंने 20,000 से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया हुआ है। कई सारे ऐसे ऐतिहासिक प्रकरण हैं जो एक लैंडमार्क हो गए हैं, लोग उससे शिक्षा लेते हैं कि मतलब आरटीआई को किस तरह से डील किया जाए और कैसे निर्णय दिए जाए। वो आज हमारे बीच में, हमेशा ही हमारे बीच में आते हैं। तो स्वागत है सर आपका, और ज़्यादा समय जाया ना करते हुए स्वागत है।